हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। तो कहानी कुछ इस तरह है। ये वक्त है मिड 19th सेंचुरी का, जब एक पर्टिकुलर तरह का एनिमल बड़े जबरदस्त खतरे में आ गया था। उस एनिमल को बोलते हैं टस्कर। आपको पता है क्या होता है टस्कर? ये होता है टस्कर। टस्कर उन हाथियों को बोलते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो सवाल यह है कि ये खतरे में क्यों आ गए थे। एक्चुअली मिड 19th सेंचुरी में इन हाथियों का बड़े बेरहमी से शिकार किया जाता था, इनको मारा जाता था इनके दांतों के लिए। इनके दांतों को बोलते हैं आइवरी, और उस वक्त आइवरी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, टॉयज, पियानो कीज, ऑर्गन कीज, एरोप्लेन पार्ट्स, रेडार पार्ट्स, डेकोरेशन, ज्वेलरी, और मैंने कितने ही प्रोडक्ट्स तो लिस्ट में डाले ही नहीं जिनको बनाने के लिए हाथी दांतों का यूज होता था। एक और चीज के लिए हाथी दांतों का यूज होता था, वो थी ये चीज। समझ गए ये क्या है? ये है बिलियर्ड बॉल्स। 19th सेंचुरी के बहुत अमीर लोग ऐसी बिलियर्ड बॉल से खेलना पसंद करते थे जो कि हाथी दांतों से बनी होती थी। उनके शौक को पूरा करने के लिए ही हाथियों का शिकार होता था। अब जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी कि अगर हाथियों का शिकार नहीं रुका तो एक टाइम आएगा जब हाथी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो आगे क्या हुआ? एक कंपनी ने $10,000 का इनाम रखा। किस चीज पे? कि अगर कोई आइवरी का ऑल्टरनेटिव ले आए, मतलब अगर कोई बंदा कोई ऐसी चीज बना दे, कोई ऐसा मटेरियल बना दे जो कि आइवरी जैसी ही हो, पर उसके लिए हमें हाथियों को ना मारना पड़े, तो हम उसको $10,000 का इनाम देंगे। ये इनाम जीता इस इंसान ने, और इस इंसान ने दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि आइवरी जैसा ही दिखता था, आइवरी जैसी उसकी प्रॉपर्टीज थी, बट वो आइवरी नहीं थी। मतलब हाथियों को मारने की जरूरत नहीं थी। इस इंसान का नाम था JW हयात। तो इसने, अब ये तो पता नहीं कि इसने इनाम जीता था या नहीं, लेकिन ये पहला इंसान था दुनिया में एक चीज को स्टार्ट करने वाला जिसकी हम आज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो चीज है प्लास्टिक। तो आज का लेक्चर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखो, इस स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक बॉटल, ये प्लास्टिक का छोटा सा एक कपड़ा है, प्लास्टिक का क्लॉक है, ये एक कैलकुलेटर है, सीडी, पेन, कितनी सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। मतलब अब आप बाजार में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज प्लास्टिक की मिल जाएगी। इतना प्लास्टिक आया कहां से और कैसे बना प्लास्टिक, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, तो प्लास्टिक बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले ऑयल को निकाला जाता है। ये बड़ी बड़ी मशीनें यूज करके ऑयल को निकालते हैं। इस ऑयल को बोलते हैं क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर इस कच्चे तेल को सरकारें, मतलब गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, रिफाइनरीज में भेज देती हैं इनको प्रोसेस करने के लिए। जब ये रिफाइनरी में जाता है तब इन पे होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब भी अलग अलग स्टेजेस पे इनको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, इन पे प्रोसेसिंग होती है, और हर टेम्परेचर पे अलग अलग तरह की चीजें बाहर निकलती हैं। फिर क्या करते हैं कंपनी वाले, हाइड्रोकार्बन्स को अलग कर लेते हैं इनसे। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई तो इनसे दो तरह के हाइड्रोकार्बन बाहर निकलते हैं, एक लाइट प्रोडक्ट्स, एक हैवियर प्रोडक्ट्स। तो वो होते तो हाइड्रोकार्बन ही है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो चीजों से बनते हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अब ये हाइड्रोकार्बन का करते क्या है? हाइड्रोकार्बन के एक छोटे से ग्रुप को बोलते हैं मोनोमर, मतलब एक सैंपल को, ऐसे कह सकते हो, सैंपल को बोलते हैं मोनोमर। जब ऐसे बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, और पॉलीमर से ही बनता है हमारा प्लास्टिक। आज जो आप अपने घर में जैसे प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बकेट, प्लास्टिक के पेन, इवन प्लास्टिक के कार्डबोर्ड्स, है ना, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की देखते हो, वो सारी इसी तरीके से बनती हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। जैसे ये मोनोमर था, ये हमारे पास एक ब्रिक है ना। अब मोनोमर एक छोटा सा ग्रुप है, हमारे पास एक छोटी सी ब्रिक है। हमने बहुत सारी ब्रिक्स को इकट्ठा करके क्या बनाई? एक वॉल। बहुत सारी वॉल्स को मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया? एक घर। ऐसे ही अब ऊपर देखो, मोनोमर एक छोटा सा ग्रुप है, इस ग्रुप को बहुत सारी चेन से हमने ज्वाइन कर दिया, ये बना मोनोमर से बना पॉलीमर, और पॉलीमर को मॉडिफाई करके हमने बनाया प्लास्टिक। तो ऐसे बनता है प्लास्टिक, ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अब जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं, है ना? जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज से बनते हैं? वो बनते हैं फैब्रिक से। ये देखो, ये है फैब्रिक, दिख रहा है फैब्रिक आपको?
ये है फैब्रिक। अब फैब्रिक कहां से आता है? फैब्रिक आता है फाइबर से। ये देखो, ये धागे है ना। फाइबर दो तरीके का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल फाइबर होता है वो कहां से मिलता है? प्लांट्स या एनिमल से। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा, तो ये प्लांट्स या एनिमल से मिल जाता है। आर्टिफिशियल कहां से मिलता है? आर्टिफिशियल कहीं से नहीं मिलता, एक्चुअली उसको मैन बनाता है, मतलब वो सारे मैन मेड होते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है मैन मेड फाइबर्स। इनको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये देखो, यहां लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये सारे मैन मेड फाइबर्स हैं। ऐसे धागे जो किसी प्रोसेसिंग के जरिए ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, ये देखिए, ये फिर से वही स्क्रीन आ गई। मोनोमर, मोनोमर से बना पॉलीमर, पॉलीमर से बना प्लास्टिक। ठीक है, तो पॉलीमर होता क्या है पहले ये देखते हैं। देखो पॉलीमर क्या है? इट इज ए सिंथेटिक फाइबर। पहले आप ये चीज याद रखना, किसी भी चीज के आगे अगर सिंथेटिक वर्ड लग गया इसका मतलब वो मैन मेड है, उसको आदमी ने बनाया है, मानव निर्मित है। तो ए सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे ये वाला इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आप इकट्ठे जोड़ लो, है ना। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट विच इज नोन एज ए पॉलीमर। ये देखो, बहुत सारे मोनोमर साथ जुड़े और क्या मिला? पॉलीमर। तो द वर्ड पॉलीमर कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और मेर मीन्स पार्ट या यूनिट, मतलब जब बहुत सारे पार्ट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बनता है पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। बार बार रिपीट करते जाओ तो अपने आप ही पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। नेचर में भी पॉलीमर होता है, ऐसा नहीं है कि ये मैनमेड होता है। मैनमेड तो खैर होता ही है, नेचर में भी मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब यहां पे देखो, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट इकट्ठे हुए। ये देखो यहां पे बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या बना दिया? सेल्यूलोज। बहुत सारे सेल्यूलोज इकट्ठा हुआ और उसने क्या बना दिया? कॉटन। ठीक है, मोनोमर, मोनोमर से क्या बना? पॉलीमर, और पॉलीमर से क्या बना? अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है। तो अब याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 19th सेंचुरी में जबरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सारा लंदन फैक्ट्रियों से भर गया। इतनी ज्यादा धड़ाधड़ फैक्ट्रीज दिल्ली बन रही थी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बन रहे थे। अब उसमें कपड़ा मार्केट भी बन रही थी। सबसे ज्यादा चिंता ये थी कि क्या सिल्क का कोई अल्टरनेटिव है, लेकिन सिल्क का अल्टरनेटिव चाहिए क्यों था? वो इसलिए क्योंकि सिल्क महंगा बहुत था, आम आदमी की पहुंच से काफी दूर था, बड़े अमीर लोग ही सिल्क को पहन सकते थे। अब कंपनियों ने ऐसी चीज बनानी थी जो कि सिल्क जैसी ही होती लेकिन सिल्क ना होता, मतलब चीप, एक तरह का ऐसा चीप कपड़ा बनाते जो कि सबकी रीच में पहुंच जाता, सब उसको खरीद सकते थे, लेकिन वो ओरिजिनली सिल्क नहीं होता। तो उस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत सारी इन्वेंशंस डेली हो रही थी, तो कंपनी ने क्या किया? कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके वुड पल्प का उन्होंने एक नकली सिल्क बनाया, उसका नाम रखा रेयॉन। ये एक नकली सिल्क था, आर्टिफिशियल सिल्क। ये देखो, इधर दिख रहा है आपको, सिल्क जैसा ही प्रॉपर्टी थी, सिल्क जैसा ही दिखता था, सिल्क जैसा ही इसका टेक्सचर था, टच करोगे तो सिल्क जैसा ही आपको फीलिंग आएगी, लेकिन सिल्क नहीं था। ठीक है, समझ में आया? अब इस रेयन का यूज क्या था? अब रेयन का यूज क्या था? इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। आप इसको, मतलब जो ये प्रोडक्ट बनता था, आप इसको कॉटन के साथ मिला के बेडशीट बना सकते थे या और भी चीजें बना सकते थे जैसे कारपेट्स वगैरह। और दूसरा इसका यूज था डाई फॉर कलर्स। जैसे आपने देखा होगा बाहर कुछ चुन्नी वाले जो चुन्नियों को रंगते हैं, है ना, उसमें रंग डालते हैं, डाई यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क भी कुछ ऐसे ही यूज होता था। इट वॉज यूज एज ए डाई ताकि मन चाहा कलर हमको मिल सके। ठीक है, समझ में आया? ओके, नायलन। नायलन का भी देखा है आपने? ऐसा होता है नायलन, नायलन की रस्सियां, है ना, नायलन के जो आप बेड छोटे छोटे कह सकते हो, है ना, बच्चों के लिए बेड आते हैं नायलन के, तो वो भी आपने देखे होंगे। अब डिस्कस करते हैं नायलन की कि ये नायलन होता क्या है। वेल, नायलन इज ए मैन मेड फाइबर। सबसे पहले आप ये समझो, नायलन एक मैन मेड फाइबर है, मतलब इंसान का द्वारा बनाया धागा है। 1931 में इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। याद रखना, नायलन के लिए तीन चीजें लगी थी, कोल, वाटर एंड एयर, एंड इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। दुनिया का सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर, मतलब सबसे पहला मानव निर्मित धागा जो बना था वो था नायलन। लेकिन नायलन में ऐसा खास क्या था? ये था स्ट्रॉन्ग, टूटता नहीं था,
इलास्टिक, जैसे मर्जी मोड़ दो। लाइट, मतलब वेट काफी कम था इसलिए जहां मर्जी उठा के लेके जा सकते थे। लस्ट्रस, लस्टर का मतलब होता है इसमें थोड़ी कह सकते हो चमकने वाली, है ना, मतलब शाइनिंग इसकी प्रॉपर्टी थी। एंड इट वाज वेरी इजी टू वॉश, बड़ी जल्दी वॉश हो जाता था, साफ भी बड़ी जल्दी हो जाता था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और जल्द इससे कपड़े बनने लगे। कुछ मटेरियल्स भी बने, जैसे सॉक्स, नायलन की सॉक्स आती हैं, नायलन की रोब्स अभी दिखाया था, ये देखो, ठीक है, नायलन की रोब्स। टेंट बनने लगे, टूथब्रश बनने लगे, और कार सीट बेल्ट बनने लगी, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, और ना जाने क्या क्या बनने लगा। लेकिन नायलन के मामले में एक चीज बड़े काम की है, वो ये है कि नायलन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। स्टील वायर से भी ज्यादा मजबूत है नायलन का धागा, ये टूटता नहीं है। इसीलिए इसको माउंटेनियर्स यूज करते हैं, ये देखो, एज रोप्स। तो माउंटेनियर्स जब गिरने लगते हैं तो यही रोप उनको पकड़ लेती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत रोप होती है, बहुत वेट ये अकोमोडेट कर सकती है और ये टूटती नहीं है, ठीक है, इसलिए नायलन इतना ज्यादा कामयाब हुआ था। चले आगे। ओके, आगे बात करते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर क्या है, आप साथ में पिक्चर देख रहे होगे, ये भी पॉलिएस्टर है, एक तरह का धागा ही है। इट इज ए सिंथेटिक फाइबर, ये एक मैन मेड धागा है। डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, सबसे बड़ी इसकी ये खूबी है कि इसमें रिंकल नहीं लगते, है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा लोग रिंकल लेस शर्ट्स, रिंकल लेस पैंट्स लेने ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आयरन करने का किसी के पास टाइम नहीं है ना। तो इसलिए लोग ऐसे कपड़े लेने ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी ज्यादा मेंटेनेंस ना हो, बस उठाओ, पहनो और चलो, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प, है ना, क्रिस्प रहता है, क्रिस्प आप समझ गए होंगे। एंड इट इज वेरी इजी टू वॉश, धोना भी आसान है, इसलिए ये चीजें इतनी ज्यादा चलती हैं। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इससे ड्रेसेस भी बनती हैं। एक चीज आप नोट करके चलना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर पीईटी। टेरिलिन एक तरह का फाइबर है जो कि पॉलिएस्टर है, पीईटी। पीईटी का मतलब यहां पे लिखा हुआ है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, ठीक है, याद रखना पीईटी क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। अब ये काम कहां पे आता है, बॉटल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए। फिल्म वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि ये फिल्म बन गई या वो फिल्म बन गई, मूवीज नहीं है, फिल्म होती है, जैसे आप कहते हैं ना सोप की फिल्म बन गई, ऐसे, है ना, चादर जैसे टाइप। एंड वायर्स बन सकती हैं इससे, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो आपसे क्यों पूछे टेरिलिन कहाँ यूज होता है, पहली बात तो ये कि पॉलिएस्टर है, ठीक है, रिंकललेस है। दूसरा, इससे बॉटल, यूटेंसिल और वायर्स वगैरह बन सकती हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और बड़ा पूछा जाता है कि पॉलिएस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस एस्टर। इसका क्या मतलब है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। मतलब आपके पास एक केमिकल मिल गया एस्टर, ये मान लो एस्टर है ई, आपने बहुत सारे ऐसे केमिकल एस्टर लिए, इसको जोड़ते गए तो आपके पास क्या बना, पॉलीएस्टर, है ना। बहुत सारे एस्टर जोड़ लिए, क्या बना, पॉलीएस्टर। तो एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाए कि एस्टर कौन सा केमिकल है, वो क्या करता है, फ्रूट्स को यही उसकी स्मेल भी देता है, तो इसी एस्टर को अगर आप बार बार रिपीटिंग यूनिट्स में लगाओगे आपको मिलेगा पॉलीएस्टर। अब फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल एंड टेरिकॉट एटसेट्रा। तो पॉलिएस्टर को इसी नाम से भी बेचा जाता है, इनके अलग अलग तरह की वैरायटीज हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो अलग अलग तरीके के धागों को मिक्स करके बनता है पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, ठीक है, एंड पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। पॉलिएस्टर और वूल मिलाया पॉलीवूल मिला, पॉलिएस्टर और कॉटन मिलाई पॉलीकॉट मिला, ठीक है। ओके, आगे। अब सर्दियों में सारे स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स लेते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, बड़ी बड़ी आम सी बात है। क्या अब स्वेटर भी प्लास्टिक के बनते हैं? नहीं, इतना भी प्लास्टिक नहीं चलना। देखो, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। बनते तो ये भी सिंथेटिक फाइबर से हैं, लेकिन उस सिंथेटिक फाइबर का नाम है अक्राइलिक, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, इसलिए क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एक्राइलिक। तो जो क्लोथ्स एक्राइलिक से बनते हैं वो काफी चीप होते हैं, क्योंकि ये केमिकल काफी सस्ता मिल जाता है। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, जो कलर चाहे ले लो। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, काफी लंबा चलते हैं, लाइफ काफी अच्छी होती है इनकी, और अफोर्डेबल भी हैं, हर किसी की रीच में है, हर कोई इनको खरीद सकता है, इसलिए नेचुरल फाइबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो नीचे, ये सारे एक्राइलिक से बने हुए हैं।
आपने देखा होगा इसमें, ये तो स्कूल की ड्रेस ही लग रही है मुझे किसी की, है ना। तो ऐसे ये एक्राइलिक से बनते हैं सारे स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक कपड़ा है, ये तो आपको दिख ही गया होगा। ये क्या चीज है, ये वाली, ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बर्न हो चुका है ना, ऐसा लग रहा है ना। चलिए जांच करते हैं मामले की। कॉशन, क्या कॉशन है? वी नो दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ओके, ये देखो, तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो हीट होने से मेल्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। ऐसा क्यों? द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी ने फैब्रिक के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हुए हैं, बाय चांस कपड़े को आग लग जाती है, तो वो जो फाइबर है वो ऐसे बर्न होगा कि उसकी स्किन के ऊपर ही बर्न होने लग जाएगा, और ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। तो अब क्या करें? So we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the lab। बस इतना ही ध्यान रखना है, आग वाली जगह पे हमने नहीं जाना सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े पहन के, ठीक है। आप इनको याद रखना। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। ठीक है, जैसे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स पे हम कुछ ऐसी प्रोसेसिंग करते हैं जिससे ऐसे रॉ मटेरियल यूज होते हैं जो पेट्रोलियम से आते हैं। मतलब पेट्रोलियम से आने वाले रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके हम कुछ सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं। उन सिंथेटिक फाइबर्स को क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, स्वयं में उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसमें इतना ही है, बस इतना ही आप याद रखना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, प्लास्टिक। ये प्लास्टिक क्या होता है? देखो, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। ये भी एक पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सब प्लास्टिक में सेम तरह का अरेंजमेंट नहीं होता, किसी में कैसा, किसी में कैसा। किसी में तो होता है लीनियर, मतलब एक लाइन में, और किसी में होता है क्रॉस लिंक्ड, है ना। क्रॉस लिंक मतलब परपेंडिकुलर टाइप, क्रॉस लिंकिंग होती है उनमें। एक को दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग में जोड़ते हैं, या एक को दूसरे के साथ बिल्कुल लीनियर जोड़ देते हैं। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। प्लास्टिक की सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है, इजीली मोल्डेबल है। कैसे भी इसको मॉडिफाई करके, मोल्ड करके आप इससे कुछ भी बना सकते हो, कोई भी शेप ये एक्वायर कर सकता है। दूसरा, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो सकती है, रीयूज हो सकती है, किसी भी कलर का हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, एंड शीट्स बन सकती हैं या वायर भी बन सकती हैं। इतने यूज है प्लास्टिक के, इसलिए प्लास्टिक को इतना ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आपने ये देखा होगा पॉलीथीन, है ना, हम कहते हैं पॉलीथीन बैग। अब आपने पीछे देखा भी होगा कि पॉलीथीन बैग के लिए बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा था कि पॉलीथीन बैग्स बैन होने चाहिए, इनका यूज नहीं करना चाहिए, इनको काउज वगैरह खा जाती हैं, या ये पॉल्यूशन पैदा करते हैं, है ना। पहले समझते हैं ये पॉलीथीन है क्या। पॉलीथीन एक्चुअली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस इथीन। अब आप समझ गए होंगे कि इथीन के ग्रुप को आप बहुत सारे ग्रुप को इकट्ठा कर लो, चेन्स में जोड़ दो, तो आपको मिलेगा पॉली इथीन। इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लास्टिक। ये भी एक प्लास्टिक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इथीन को आप लंबी लंबी लाइनों में जोड़ दो, आपको मिलेगा पॉली इथीन। तो क्या मिलेगा? पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही ये भी प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, बाद में देखते हैं कैसे। पहले पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। सच प्लास्टिक which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। मतलब भी जो हीट करने से बड़ी जल्दी अपनी शेप चेंज कर ले, डिफॉर्म हो जाए, जिसको बड़ी जल्दी या इजीली बेंट किया जा सके, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। पॉलीथीन के आप जो पॉलीथीन का ये होता है बैग, इसको जला के देखो, ये बड़ी इजीली मोल्ड हो जाता है। एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। These are used for manufacturing toys। इससे टॉयज बनते हैं, कॉम्स बनते हैं, और अदर टाइप के कंटेनर्स भी बनते हैं। किसी प्लास्टिक की आप शॉप में जाना, आपको आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो ये कौन से होते हैं। सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। मतलब एक बार जैसे वो सेट हो गए, उसके बाद उनको हीट करने से मेल्ट नहीं कर सकते, उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद रखें। आप एक बार याद रखो, देखो पिछला क्या था, थर्मोप्लास्टिक, उसमें सेट वर्ड नहीं आया, इसमें है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग से याद रखो, देखो ये वर्ड याद रखो, सेट। एक बार जो सेट हो गया, वापस
रीसेट नहीं होगा, है ना। थर्मोसेट मतलब एक बार सेट हो गया उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट जो है इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और हीट भी बड़ी इजीली ये गेन नहीं करता। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स भी इससे बनते हैं। किससे? बेकेलाइट से। लेकिन मेलामाइन से क्या बनता है? मेलामाइन इज ए वेरी वर्सटाइल, काफी जगह यूज हो जाने वाला मटेरियल है। पहली बात तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है इट रेजिस्ट्स फायर, इसको आग नहीं लगती, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, इसको कितना मर्जी हीट करो इसको कुछ नहीं होता। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो जिन धागों को आग नहीं लगती वो किससे बनते हैं? मेलामाइन से बनते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की ऐसी खास बात क्या है? वेल, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक की कोरोजन नहीं होती। नॉन रिएक्टिव मतलब प्लास्टिक किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसकी कोरोजन नहीं हो सकती, ठीक है, जंग नहीं लगती इसको। प्लास्टिक काफी लाइट है, काफी स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला, लाइफ बहुत लंबी है। एंड प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, मतलब भी इनसे करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं होती, ठीक है। ये है प्लास्टिक के यूजेस। अब प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ में भी प्लास्टिक का बड़ा काम है। क्या काम है? सम एग्जांपल्स आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, आपने टैबलेट देखी होगी ना, दवाइयां, तो वो भी प्लास्टिक के उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है। थ्रेड्स इज यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स, ये सारा कुछ मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन के लिए अलग से बर्तन आते हैं, है ना, अलग से, तो वो अलग से किसी मटेरियल के बने होते हैं, वो स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है जो बहुत ज्यादा हीट से उसको फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, आपने घर पे देखा होगा, आपके मदर यूज करती होंगी नॉन स्टिकी पैन्स, है ना, नॉन स्टिकी पैन पे टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ी होती है। उससे क्या होता है, जो भी आप उसमें गर्म करते हो, उस बर्तन में जो भी आप गर्म करते हो, तो वो साथ में चिपकता नहीं है, मतलब उस लेवल के साथ चिपकता नहीं है, जिससे चीज खराब नहीं होती। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि नॉन स्टिक पैन में ऐसी कौन सी चीज लगी होती है कि उससे सब्जी या कोई चीज नहीं चिपकती, तो आप बोलोगे जी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है इसमें, ठीक है, समझ में आया? ओके। Fireproof plastic. Although synthetic fibers catch fire easily, it is interesting to know that uniforms of firemen have coating of melamine. ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट, है ना, जो फायर फाइटिंग उसमें होते हैं डिपार्टमेंट में, है ना, तो वो जो कपड़े पहनते हैं उनमें मेलामाइन की कोटिंग होती है कि अगर उनको आग उनको लग भी जाती है तो आग उनके अंदर तक नहीं पहुंचती, मतलब उनकी स्किन को नहीं टच करती। जैसे आपने सुना होगा क्या कहते हैं उसको, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, है ना, तो अब आप रेनकोट पहनते हो तो रेनकोट, रेन बार बार रहती है, आपको अंदर स्किन के टच नहीं करती। ऐसे ही मेलामाइन की कोटिंग लगा के हम उसको फायर प्रूफ बना सकते हैं, राइट? यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ टेंशन वाली बात, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? ये देखो, प्लास्टिक ने इतना गंद मचाया हुआ है, ऐसा क्यों है? पर सवाल है वाई, इसको डिस्पोज करना मुश्किल क्यों है? उसके लिए आप दो चीजें समझो। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब आपने देखा कि कोई जानवर कहीं पे मर गया, है ना, उसको दबा दिया, अब वो धीरे 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 अपने आप ही डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा। जैसे पत्ते होते हैं, पत्ते धीरे 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 डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, अपने आप ही बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। समझ में आई बात? बायोडिग्रेडेबल है, वो अपने आप खत्म हो जाने वाले। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ भी हैं, नहीं खत्म होते। ए मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये इतने ढीठ होते हैं कि नेचर जितनी मर्जी जोर लगा ले इनको खत्म ही नहीं कर पाती। इसलिए जहां पे आपने प्लास्टिक फेंक दिया वहां से वो कभी भी मतलब आप कह सकते हो कि उसको कुछ होगा नहीं, उसको डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, वो वहीं पड़ा रहेगा, उड़ के कहीं और चला जाएगा, फिर वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन क्या है? क्या यूज करना बंद कर दें? सोल्यूशन है, पहली बात, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। पहली बात तो यूज ही मत करो, है ना, या
मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। आजकल कॉटन और जूट के बहुत ज्यादा बैग्स मिल रहे हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं वाइल वी गो फॉर शॉपिंग। और दूसरा, दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। ठीक है, मतलब मैं इनको बायोडी और नॉन बायोडी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं तो ये सलाह दी जाती है कि उनको अलग अलग तरह से, जैसे आजकल आपने देखा होगा हर जगह पे वेट और जो है ड्राई उसके बिन्स बने हुए हैं, है ना, ये इसको कूड़े को डालने के लिए, अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डालने के लिए, जो ड्राई हैं उनके लिए अलग बना हुआ है और जो वेट है उनके लिए अलग बना हुआ है। तो इसके लिए बायोडी और नॉन बायोडी के लिए भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इट इज बेटर टू रीसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। देखो ये सबसे बड़ी एक तरह की इन्वेंशन है कि प्लास्टिक को रीसाइकल भी किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्मल प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग कुछ इनमें कलरिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं रिसाइकलिंग के टाइम पे, जिससे इनको फूड की स्टोरेज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि रिसाइकलिंग के प्रोसेसेस में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें से एक प्रोसेस में कलर ऐड कर देते हैं, बस वो कलर फूड में आ जाता है क्योंकि केमिकल होता है, और फूड अगर अंदर चला गया शरीर के तो वो उसको प्रॉब्लम दे सकता है, डिजीज दे सकता है। इसलिए रिसाइकलिंग की सलाह दी जाती है कि प्लास्टिक को जितना हो सके आप रिसाइकल कीजिए। तो अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हमें 5R याद रखने चाहिए: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। कम करो, दोबारा यूज कर लो, है ना, या इसको रिसाइकल कर लो, या उसी को दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा उसी प्रोडक्ट को यूज करने लग जाओ, या फिर बिल्कुल ही बंद कर दो। ये कर सकते हैं हम अपनी अर्थ को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए। इससे खूबसूरत जगह शायद कोई नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आई या कोई चीज नहीं क्लियर हुई या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है आप उसमें मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। रेटिंग भी दे सकते हो, 10 में से रेटिंग दे सकते हो, या जैसा आपको ठीक लगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।